colligative properties. Colligative properties are those properties which depends upon the number of particles of solute and do not depend upon nature of particles of solute. तो सॉल्यूट पार्टिकल के नेचर पे डिपेंड नहीं करेंगे, किस पे डिपेंड करेंगे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। जितना ज्यादा नंबर होगा प्रॉपर्टीज आपको उतनी ज्यादा। तो देयर आर 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। रिलेटिव, lowering in vapor pressure, दूसरा कौन सा है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चौथा ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 प्रॉपर्टी अपनी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना? रिलेटिव, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। आपको याद है सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि क्लोज कंटेनर लेते हैं, इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, ये लिक्विड सराउंडिंग से हीट को ट्रैप करेगा, इसके पार्टिकल वेपर फेज में जाएंगे। जब आगे कोई रास्ता नहीं है निकलने का तो लौट के लिक्विड की सरफेस पे आकर के प्रेशर अप्लाई करेंगे। इस प्रेशर को अपन क्या करें? वेपर प्रेशर। ये पार्टिकल्स कौन से हैं? वेपर पार्टिकल्स। और यहाँ पे जो प्रेशर क्रिएट करेंगे उसे वेपर प्रेशर। तो डेफिनेशन क्या बोली थी मैंने? प्रेशर exerted by the vapor particles on the surface of liquid at the equilibrium in the closed container is called vapor pressure. आपको याद है मैंने पिछली बार बोला था इसमें कि मान लीजिए सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है P0, इस सरफेस पे सपोज करो 100 पार्टिकल्स की वजह से 100 mm Hg प्रेशर है। अब आप इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे, सपोज करो 20 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो इसमें पूरे में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, ठीक है? अब ये सॉल्यूट पार्टिकल जब अंदर फैल डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो सरफेस पे भी होगा। पहले सरफेस पे ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल थे, अब सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों है। पार्टिकल्स पहले 100 थे सरफेस पे, अब भी 100 ही है। मतलब चेंज क्या आ गया है? जब सॉल्यूट को ऐड कर दिया तो सॉल्यूशन बन गया ना, समझे? सॉल्यूशन बन गया। अब पार्टिकल पहले भी 100 थे, अभी 100 है, बट पहले 100 पार्टिकल वेपर फेज में जाने को तैयार थे, अब जाने वाले सिर्फ 80 हैं, 20 पार्टिकल्स नॉन वोलेटाइल के हैं, वो वेपर फेज में नहीं जाएंगे। ऐसा करेंगे तो फिर वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो मैंने कहा था ये जो चेंज आया है ना वेपर प्रेशर का, P0 माइनस PS, इसको अपन क्या बोलते हैं? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या कहते हैं? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। से डेल्टा पी से नोट कर रहे हैं। अच्छा, जितना ज्यादा सॉल्यूट ऐड करते जाओगे नंबर ऑफ पार्टिकल गोस टू द वेपर फेज कम होते जाएंगे तो वेपर प्रेशर अपना कम होता जाएगा। वेपर प्रेशर जितना कम होगा लोअरिंग उतनी ज्यादा होती चली जाएगी। इसका मतलब ये जो लोअरिंग है वो किस पे डिपेंड कर रहा है कि आप कितना सॉल्यूट उसमें ऐड कर रहे हो। तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बढ़ेगा तो लोअरिंग बढ़ेगी। मतलब लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कैसा हो गया? एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गई। लेकिन बात वेपर प्रेशर की करें तो ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि ये तो अकेले सॉल्वेंट में भी क्रिएट हो रहा था। वेपर प्रेशर तो तब भी था जब हमारे पास सॉल्यूट नहीं है, बट लोअरिंग कब हुआ है? जब हमने सॉल्यूट को ऐड किया है। तो इसका मतलब लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज अ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, बट वेपर प्रेशर इज नॉट अ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। अब ये जो लोअरिंग हुई है इसको P0 माइनस PS है, इसको अपन कंपेयर करते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट से। तब आप इसे क्या बोलेंगे? तब आप इसे बोलोगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, क्योंकि आपको मैंने बोला था
जब किसी भी प्रॉपर्टी को उसके सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी से कंपेयर करते हैं तो वो रिलेटिव हो जाता है। जैसे डेंसिटी होता है, रिलेटिव डेंसिटी क्या है? किसी भी लिक्विड की डेंसिटी में सॉल्वेंट की डेंसिटी यानी वाटर की डेंसिटी का डिवाइड कर दो, वो रिलेटिव डेंसिटी हो जाती है। तो यहाँ पे रिलेटिव वेपर प्रेशर होगा। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या है? द रेशियो ऑफ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। पढ़ लिया है ना आपने ये? इसका रीजन भी आपको समझ में आ गया कि लोअरिंग का क्या रीजन है? वेपर फेज में जाने वाले पार्टिकल्स में कमी आ जाती है। इसको पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर चाई भी करके दिखाया था। इसको कहते हैं हम लोग राउल्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। तो स्टेटमेंट क्या था? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये फॉर्मूला तब काम आएगा जब आपका जो सॉल्यूट है वो नॉन एसोसिएट और नॉन डिसोसिएट हो। अगर वो एसोसिएट या डिसोसिएट हो रहा है तब आप क्या करोगे? यहाँ पर आई लगा दोगे। आई क्या होता है यहाँ पे? वेंटर फैक्टर निकालना आता है आपको? आता कि नहीं? पक्का? ये नाम लिख लिया आपने चारों? तो ये चारों नाम लिख के पहले हम लोग इसी को पढ़ेंगे, वेंट ऑफ फैक्टर, क्योंकि इस सब में इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना? ये नाम लिख लो पहले, इसके बाद में हेडिंग डालिए वेंट ऑफ फैक्टर। वेंट ऑफ फैक्टर, वेंट ऑफ फैक्टर, द रेशियो ऑफ नॉर्मल मोलर मास टू द abnormal molar mass, the ratio of normal molar mass to the abnormal molar mass of solute. The ratio of normal molar mass to the abnormal molar mass of solute in solution is called Van't Hoff factor. It is denoted by small I. It is denoted by small I. I मतलब iota. I इक्वल टू होगा नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है, ये तो डेफिनेशन वाला ही फॉर्मूला हो गया। दूसरा एक फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन। तीसरा क्या होगा? ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। दूसरा कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये जो तीनों फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए हैं ये जनरली हमारे कंप्लीट एसोसिएशन और डिसोसिएशन में प्रॉपर काम करते हैं। कंप्लीट एसोसिएशन या कंप्लीट डिसोसिएशन होगा वहां पर ये काम। अगर पार्शियल डिसोसिएशन हो रहा है
उस केस में परसेंटेज आपको गिवन होगा अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा बराबर आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन। यहाँ पे अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, आई आपका वेंटो फैक्टर है ही, एन है नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन। अच्छा, अगला केस बनता है पार्शियल एसोसिएशन वाला। पार्शियल एसोसिएशन होगा, उस केस में क्या होगा, एल्फा इक्वल्स टू वन माइनस आई अपॉन वन माइनस वन अपॉन एन, वन माइनस आई अपॉन वन माइनस वन अपॉन एन। अब यहाँ पे अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, मतलब डिसोसिएशन को और एसोसिएशन को दोनों को अल्फा से ही डिनोट करना है। बट यहाँ पे एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन। एक चीज जो है याद रखने वाली वो क्या है, एसोसिएशन के लिए हमेशा जो आई की वैल्यू है वो एक से कम आएगी, और डिसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू हमेशा एक से ज्यादा आएगी। तो जो नॉन एसोसिएट नॉन डिसोसिएट है उसके लिए वन होती है, तब आई हम यूज करते ही नहीं है। फिर अब एक प्रॉब्लम आती है कि हमें कैसे पता चलेगा भाई कहाँ पार्शियल हो रहा है और कहाँ कंप्लीट हो रहा है। तो देखो 100% तो कहीं नहीं लगता, लेकिन 99% केस ये होते हैं कि आयनिक कंपाउंड अगर वाटर में डिसॉल्व किया गया है तो ये कंप्लीट डिसोसिएट होता है। आयनिक कंपाउंड को वाटर में डालेंगे तो कंप्लीट डिसोसिएशन होगा। तो ऐसे केस में क्या होगा, आई की वैल्यू उतनी होगी जितने नंबर ऑफ आयंस वो प्रोड्यूस करें। दूसरी बात, अगर आयनिक कंपाउंड किसी आयनिक कंपाउंड के साथ ही रिएक्शन कर रहा है, उस केस में कंप्लीट एसोसिएशन होता है। दूसरी बात, कार्बोक्सिलिक एसिड जब वाटर में होते हैं तो क्या होगा, इनका पार्शियली डिसोसिएशन होता है, पार्शियल डिसोसिएशन। और अगर आपका कार्बोक्सिलिक किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में है, उस केस में ये पार्शियली एसोसिएट होता है। ठीक है, इतनी बातें लिखें, फिर मैं आपको ये बताता हूँ कि इनका यूज कैसे करना है। ये फॉर्मूले इतने सारे दे रखे हैं, इनका कहां पर कैसे यूज होगा, पहले लिख लो फिर बताओ। इस वाले पोर्शन हम समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, आयनिक कंपाउंड जब वाटर में है तो उसका कंप्लीट डिसोसिएशन होगा, तो वेंटा फैक्टर कैसे निकलेगा, कितना निकलेगा। मान लीजिए आपके पास NaCl है, तो NaCl ब्रेक होकर के Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव बनाएगा, Na पॉजिटिव Cl I वेंटो फैक्टर। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है अपना। नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, बेटा आफ्टर डिसोसिएशन कितने हो गए, 2 अपॉन
नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन या डिसोसिएशन, पहले एक था, आई बराबर कितना हो गया, 2। इस बात से एक बात क्लियर हो गई, कोई आयनिक कंपाउंड जितने आयंस में ब्रेक होगा वो उसका वेंटो फैक्टर होगा। हाँ, बिल्कुल हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, मैंने बताया ना अभी आपको। यहाँ क्या बोला था मैंने, एसोसिएशन होगा तो वेंटो फैक्टर एक से कम है, डिसोसिएशन होगा तो एक से ज्यादा होगा। अगर नॉन एसोसिएट और नॉन डिसोसिएट होगा तो आई की वैल्यू 1 होगी, इसलिए आई लगाते नहीं है। BaCl2 है, किसमें ब्रेक होगा, Ba2 पॉजिटिव 2Cl नेगेटिव। तो बताओ भाई आई कितना रहा, 1 + 2 3, पहले कितना था 1। अगला एग्जांपल ले लेते हैं, K4FeCN का होल 6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड। अच्छा, ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं ना, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पहुंचने के बाद तो ऐसे समझो जैसे तिहाड़ जेल में घुस गए, अब नहीं निकलेंगे। ये ब्रैकेट के अंदर वाला साथ साथ रहेगा और बाहर वाला वो अलग बाहर घूमता रहेगा। तो 4K पॉजिटिव अलग हो गया, FeCN का होल 6 4 नेगेटिव ये अलग हो गया। वेंटो फैक्टर की वैल्यू क्या रहेगी, एक कॉम्प्लेक्स आयन है और 4 पोटेशियम आयन है, टोटल 5 हो जाएगी। तो बताओ कोई दिक्कत, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है सबको। आयनिक कंपाउंड वाटर में है तो कंप्लीट डिसोसिएशन होगा, उस केस में जितने आयंस प्रोड्यूस कर रहा है आपका आयनिक कंपाउंड उतना ही वेंटो फैक्टर होगा। क्या क्वेश्चन में रिएक्शन नहीं लिखनी है, क्वेश्चन में तो नाम लिखा होगा, परसेंटेज गिवन नहीं है तो इसका मतलब कंप्लीट हो रहा है। वैसे भी आपको बता रखा है आयनिक जब वाटर में होते हैं तो वो कंप्लीट ही होते हैं, कंप्लीट होते हैं तो उस केस में ऐसे निकालते हैं। वो तो ये कहेगा सोडियम क्लोराइड के 3.45 ग्राम को 200 ml वाटर में डिजॉल्व 200 ग्राम वाटर में डिजॉल्व किया गया है, बताइए एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या है। तो उसने तो NaCl बोल दिया, तुम्हारा काम तो वहां पे हो गया है, NaCl लिखा है मतलब आयनिक कंपाउंड है तो आपको वेंटो फैक्टर लगाना है। कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा है मतलब आपको वेंटो फैक्टर लगाना है। ये चीज देख करके आप खुद समझेंगे, वो नहीं कहेगा कि तुम्हें वेंटो फैक्टर लगाना है, तो कंडीशन को अकॉर्डिंग आपको खुद सिलेक्ट करना है। ठीक है, चलो कॉपी करो इतना। आयनिक कंपाउंड जब वाटर में होते हैं तो कंप्लीट डिसोसिएशन होता है, ऐसे केस में वेंटो फैक्टर कितना होगा, आई की वैल्यू उतनी ही होगी जितने नंबर ऑफ आयंस वो बना रहा है। कल बताया था ना इसका, क्या एग्जांपल दिया, NaCl दिया था है ना। और भी कोई ले सकते हैं, अगर कोई आयनिक कंपाउंड है और बस। अगर कोई आयनिक कंपाउंड है जैसे मान लो BaSO4 है तो BaSO4 किस में ब्रेक होगा, Ba2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। तो आई निकालने का फॉर्मूला क्या बताया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन। आफ्टर कितने 2, बिफोर कितना था 1। तो सीधी बात क्या है कि आयनिक कंपाउंड में एक मॉलिक्यूल एक आयनिक कंपाउंड जितने आयंस में कन्वर्ट होगा वो वेंटो फैक्टर की वैल्यू हो जाएगी। ये तो कल बता दिया था इसका। दूसरा, आयनिक कंपाउंड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, कंप्लीट। इसमें क्या बताया था, जितने मॉलिक्यूल मिलकर के एक सिंगल कंपाउंड बना रहे हैं वो अपॉन में आ जाएंगे। जैसे कल मैंने दिया था कॉपर क्लोराइड है, उसमें KCl मिलाया, क्या मिलेगा इसका, K2CuCl4। तो आई निकालना है तो क्या कह रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन, तो आफ्टर तो पूरा एक रह गया, और नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन, तो पहले कितने थे, 2 ये हैं और 1 ये है, आई की वैल्यू 1/3 होगी। तो ये तो उनके लिए था जो कंप्लीटली डिसोसिएट और कंप्लीटली एसोसिएट हो रहे हैं। दूसरा किसका एग्जांपल रह गया था, कार्बोक्सिलिक एसिड जब वाटर में है तो क्या होगा उसका, पार्शियली डिसोसिएशन होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड अगर वाटर में है तो पार्शियली डिसोसिएट होगा। डिसोसिएशन कैसे होना है, CH3COOH ब्रेक होगा किसमें, CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव।
क्योंकि कार्बोक्सिलिक वीक एसिड होते हैं, इसलिए कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते, ये पार्शियली आयनाइज होते हैं। तो ऐसे केस में क्या होगा, पार्शियली आयनाइज है, पार्शियली डिसोसिएशन है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अल्फा इक्वल टू I-1/n-1। अभी अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मान लीजिए क्वेश्चन में वो कह रहा है कि अल्फा दे रखा है आपको 40%, तो वेंटर फैक्टर क्या होगा इसका, तो अल्फा आपका 40% है, तो अल्फा की जगह पे 40% रखा आपने, आई आपने निकालना है, एन कितना होता है, एन यहाँ बता रखा है मैंने, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन। डिसोसिएशन के बाद कितने पार्टिकल्स हैं, दो, तो 2 - 1 क्या रहेगा, हाँ कुछ नहीं, 2 - 1 क्या रहेगा, ये 1। बताओ इसमें क्या होगा, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 हो गया, इसका इसमें डिवाइड किया तो 0.4, I-1/1, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, I-1 बराबर 0.4, 1 इधर जाएगा तो 1.4। ये तो निकालने का तरीका है पूरा कि आप कैसे निकालोगे। वैसे जब भी पार्शियली डिसोसिएशन हो रहा है ना, तो उस केस में आपको क्या करना है, सीधे सीधे पॉइंट टू रिमेंबर मैं बता दूं आपको, आई की वैल्यू होती है 1 प्लस जितना परसेंटेज दे रखा है, आई की वैल्यू कितनी होगी, जितना परसेंट है आपके पास उसमें 1 ऐड कर देंगे, तो परसेंट कितना है यहाँ पे 40, तो क्या हुआ 1 + 40%, समझ में आ गया। ये सीधा तुक्का है, मतलब क्वेश्चन देख के ही आप बता दो कि इसका वेंटर फैक्टर क्या होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में पार्शियली डिसोसिएशन होता है, ये यहाँ पे लिखा रखा है, कार्बोक्सिलिक एसिड जब वाटर में होता है तो पार्शियली डिसोसिएशन होता है, ये फिक्स है। अब ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में क्या होगा, ये फॉर्मूला लगेगा, तो ये फॉर्मूला लगाने का तरीका मैंने बता दिया कि अल्फा की जो वैल्यू आपको गिवन होगी वो रख दी, बराबर आई निकालना है -1, एन, एन उतना होता है जितने आयंस हैं, तो कार्बोक्सिलिक हमेशा 2 ही आयन में डिवाइड होता है, 2 होगा तो एन की वैल्यू हमेशा 2 होगी, तो 2 - 1 1 ही रहेगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा 1 इधर आ जाएगा, तो बिल्कुल फिक्स है ये। अगर मैं कह रहा हूं कि हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड 5% डिसोसिएट हो रहा है, तो वेंटर फैक्टर कितना होगा 1 + 5%, 1 + 0.05, तो बड़ा सिंपल काम है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में हमेशा पार्शियली डिसोसिएशन होगा जब वो वाटर में है, तो उसका वेंटर फैक्टर निकालने का क्या तरीका, 1 + %। ये बात क्लियर, ठीक है। इसको एक एग्जांपल के तौर पे लिख लो अपने लिए, ये पॉइंट्स टू रिमेंबर होगा, ठीक है।